हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई बच्चे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 11 हमारा है जीव व समष्टियां। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी क्या होती है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी की कौन कौन सी शाखाएं होती है। साथ ही साथ हम कई सारी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जन्म दर क्या होता है, समष्टि व समुदाय क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी समझने वाले हैं समष्टि व समुदाय के मध्य, यानी डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। तो ये अंतर भी हम देखने वाले हैं साथ ही साथ आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी क्या होती है। पारिस्थितिकी की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारा इकोलॉजी है यानी जो हमारा पारिस्थितिकी है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम प्रयोग जो है पारिस्थितिकी शब्द का, आपको यहां पे याद रखना है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, जो पारिस्थितिकी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। किसने किया था, जो हमारा पारिस्थितिकी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपको याद रखना है अर्नेस्ट हेकल ने। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है कि पारिस्थितिकी जो हमारा टर्म है, इस पारिस्थितिकी टर्म को सबसे पहले किसने दिया, तो आपको याद रखना है अर्नेस्ट हेकल। क्या याद रखना है आपको याद रखना है अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, तो अर्नेस्ट हेकल। इसके अलावा अर्नेस्ट हेकल से संबंधित एक चीज और आपको पता होगी कि इन्होंने 3 जगत वर्गीकरण भी दिया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो आपको सीधी सी बात सबसे पहले याद रखना है कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया, सबसे पहले तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। चलिए इकोलॉजी की डिफिनेशन की यदि हम बात करें तो अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग डिफिनेशन दी है इकोलॉजी की। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं अर्नेस्ट हेकल के अनुसार, तो हेकल ने क्या बताया कि कोई भी पर्टिकुलर जीवधारी है उसका वातावरण के साथ आपस में क्या संबंध है, या उसका पर्यावरण के साथ आपस में क्या संबंध है, इनके बीच जो आपस में संबंध है इसी को हम कहते हैं इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। इन्होंने बताया, सबसे पहले हेकल ने क्या बताया कि कोई भी हमारे पास क्या है, जीव है। अब इस जीव का जो भी रिलेशन है किसके साथ, वातावरण के साथ। तो किसी भी पर्टिकुलर जीव का वातावरण के साथ यानी इन्वायरमेंट के साथ क्या आपस में रिलेशन है, दोनों का, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। तो सिंपल सी परिभाषा है, हेकल ने जो परिभाषा दिया, उन्होंने क्या बताया कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आप देखेंगे जीवधारियों एवं उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जीव विज्ञान की जिस शाखा में हम किसी भी जीवधारी का उसके वातावरण के साथ क्या संबंध है, उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं हम जिस शाखा के अंतर्गत, उसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की परिभाषा अगर हम हेकल के अनुसार समझें तो अर्नेस्ट हेकल ने क्या बताया कि कोई भी पर्टिकुलर जीवधारी है उसका वातावरण के साथ क्या संबंध है, इनके संबंधों का अध्ययन हम जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम बोलते हैं पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। इसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, छोटी सी डिफिनेशन है लेकिन कई बार आपके एग्जाम में भी ये डिफिनेशन जो है पूछी जाती है। इसके बाद जो दूसरी डिफिनेशन है वो आपको याद रखना है ओडम के अनुसार, ईपी ओडम के अनुसार इन्होंने एक डिफिनेशन दी। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी प्रकृति है यानी जो हमारा नेचर है, तो नेचर की जो भी संरचना है और नेचर के जो भी कार्य हैं इनका जो अध्ययन करना होता है यही कहलाता है इकोलॉजी। मतलब किसी भी नेचर की स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी या परिस्थिति कहलाता है। तो ओडम ने क्या बताया कि प्रकृति की संरचना एवं कार्यों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। तो ओडम के अनुसार और सरल परिभाषा आप याद कर सकते हैं कि प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन, प्रकृति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। तो किसी भी प्रकृति की संरचना यानी नेचर की जो स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी संरचना है प्रकृति की, और उसके कार्यों का जब हम अध्ययन करते हैं जिस शाखा के अंतर्गत, उसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी या हम कह सकते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी से संबंधित सबसे पहली चीज आपको यही याद रखना है कि इकोलॉजी टर्म या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने किया था। इसके अलावा हेकल ने 3 जगत वर्गीकरण भी दिया, यह भी आपको याद रखना है। तो अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी टर्म दिया।
इसके बाद आपको पारिस्थितिकी की एक दो डिफिनेशन जरूर याद करनी होगी, क्योंकि पारिस्थितिकी की डिफिनेशन जो है कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। तो कुल मिलाकर के पारिस्थितिकी की डिफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी हमारा पर्टिकुलर एनिमल या जीवधारी है, उसका आपस में वातावरण या इन्वायरमेंट या पर्यावरण के साथ क्या रिलेशन है, इनके रिलेशन का जो हम अध्ययन करते हैं जिस शाखा के अंतर्गत, उसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। इकोलॉजी से संबंधित एक चीज और आपको याद रखना है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो भारतीय इकोलॉजी है, जो हमारा भारतीय इकोलॉजी है, भारतीय इकोलॉजी के जनक पूछा जाता है कई बार आपके एग्जाम में। तो भारतीय इकोलॉजी के जनक अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कौन है भारतीय इकोलॉजी के जनक। तो भारतीय इकोलॉजी के जनक हैं कौन? प्रोफेसर रामदेव मिश्र। कौन है? तो भारतीय इकोलॉजी के जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्र। आपको याद रखना है प्रोफेसर रामदेव मिश्र। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, प्रोफेसर रामदेव मिश्र। ठीक, तो ये है भारतीय इकोलॉजी के यानी भारतीय पारिस्थितिकी के जनक। तो सबसे पहले तो आप इस छोटे से पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो हमने देखा कि पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिकी टर्म किसने दिया, और जो हमारी भारतीय इकोलॉजी है इसके जनक कौन है, यानी इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इकोलॉजी के जनक जो है कई सारी जगह में आपको अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग दिखाई देता है, पर अधिकतर बुकों में आपको जो इकोलॉजी के जनक हैं वो आपको मिलता है रिटर है। कौन है? इकोलॉजी के जनक है रिटर। और कई सारी बुक में अलग अलग भी दिया रहता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कई सारी बुक में अलग अलग इसके इकोलॉजी के जनक दिए गए हैं। तो इकोलॉजी के जनक हो गए रिटर, और भारतीय इकोलॉजी के जनक कौन हो गए? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्र हो गए। चलिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी की शाखाएं यानी ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की कौन कौन सी इंपोर्टेंट शाखाएं हैं और इनके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजी की जो इंपोर्टेंट शाखाएं हैं, उसमें है स्वपारिस्थितिकी, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। ऑटो का मतलब होता है एक, तो पर्टिकुलर किसी एक जीवधारी का आपस में वातावरण के साथ क्या संबंध है, इसी का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। तो आप देख भी सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जाति, इसके अंतर्गत हम किसी एक जाति के जीव और उनका पर्यावरण के साथ क्या पारस्परिक संबंध है उनका अध्ययन करते हैं। मतलब ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है, ऑटो मतलब एक, यहां पे आप समझ सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर कोई एक जीवधारी है, तो इस एक जीवधारी, ये हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर क्या है, जीवधारी है, यानी एक पर्टिकुलर जीव है, और इस एक पर्टिकुलर जीव का जो आपस में पर्यावरण के साथ संबंध है, इसके संबंधों का अध्ययन हम पारिस्थितिकी की जिस शाखा में करेंगे उसे हम बोलेंगे स्वपारिस्थितिकी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर जीवधारी है, किसी एक जीवधारी, किसी भी एक जीवधारी का उसके पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, इनके संबंधों का अध्ययन हम पारिस्थितिकी की जिस शाखा में करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी यानी कि स्वपारिस्थितिकी। तो स्वपारिस्थितिकी मतलब आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि सेल्फ यानी केवल और केवल एक पर्टिकुलर जीव है, उस पर्टिकुलर जीव का आपस में वातावरण या इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है आपस में, इनके रिलेशनशिप का डिनोट हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी यानी कि स्वपारिस्थितिकी। दूसरी बात करें हम सिन इकोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं सामुदायिक परिस्थितिकी। सामुदायिक परिस्थितिकी को हम बोलते हैं सिन इकोलॉजी। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिन इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? सिन इकोलॉजी। ठीक, तो सामुदायिक परिस्थितिकी को हम क्या बोलते हैं? सिन इकोलॉजी। तो सिन इकोलॉजी की यदि हम बात करते हैं सामुदायिक परिस्थितिकी की, तो इसके अंतर्गत देखिए हम क्या करेंगे, कई सारी जातियां अगर हमारे पास उपस्थित है और उन कई सारी जातियों का वातावरण या इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इनका अध्ययन हम जिस परिस्थितिकी की शाखा में करेंगे उसे हम बोलेंगे सामुदायिक परिस्थितिकी। तो इसके अंतर्गत देखिए किसी विशेष वातावरण में निवेश करने वाले विभिन्न जातियों, क्या कहा गया है यहां पे, विभिन्न जातियों मतलब कई जातियां हैं यहां पे, तो कई जातियां हैं आपस में या कई सारे जीव हैं, उन जीव समुदायों के वातावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध है उसका अध्ययन हम परिस्थितिकी की जिस शाखा में करते हैं उसको हम कहते हैं सामुदायिक परिस्थितिकी। सामुदायिक का मतलब आप समझ सकते हैं समाज, तो समाज में क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसी प्रकार समुदाय का मतलब है कि जहां पे कई जातियों का समूह उपस्थित हो उसे हम बोलेंगे समुदाय। तो कई जातियों का समूह जहां पे उपस्थित है और उन कई जातियों के समूह का वातावरण के साथ क्या संबंध है आपस में, इन संबंधों का अध्ययन हम इकोलॉजी की जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उसे हम बोलते हैं सिन इकोलॉजी यानी कि सामुदायिक पारिस्थितिकी। चलिए, इसके बाद हमारा तीसरा इंपोर्टेंट जो शाखा है पारिस्थितिकी की वो है हमारा जीन पारिस्थितिकी। नाम से ही स्पष्ट है
कि जीन पारिस्थितिकी मतलब पारिस्थितिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी जीव के जीनों की संरचना का अध्ययन करेंगे या अनुवांशिक संगठनों का अध्ययन करेंगे, अनुवांशिक पदार्थ की संरचना का अध्ययन करेंगे, उसे हम बोलेंगे जीन इकोलॉजी। क्या बोलेंगे? जीन इकोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम किसी एक समष्टि की जो भी प्रजातियां हैं उन प्रजातियों के अनुवांशिक संगठनों का अध्ययन करते हैं। अब अनुवांशिक संगठन के अंतर्गत आपके डीएनए आरएनए आएंगे, यानी कुल मिलाकर डीएनए आरएनए के अंदर आपको पता है जीन भी उपस्थित होते हैं। तो हम कुल मिलाकर के अनुवांशिक संगठनों का अध्ययन करते हैं जीन पारिस्थितिकी के अंतर्गत। तो कोई जीवधारी है, उस जीवधारी का जो भी जीन है या जीन संगठन है या अनुवांशिक पदार्थ है, इनकी संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं जिस इकोलॉजी की शाखा के अंतर्गत, उसको हम बोलते हैं जीन इकोलॉजी। ठीक, चलिए इसके बाद हमारा चौथा है समष्टि पारिस्थितिकी। समष्टि पारिस्थितिकी क्या कह रहा है? देखिए कि इसके अंतर्गत हम जीवों के विभिन्न समूहों के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। क्या कह रहा है? बहुत सारे जीवों के समूह हैं, कई सारे जीवों के समूह हैं, और उन सभी जीवों के समूह का आपस में वातावरण के साथ क्या संबंध है, उनके संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी की जिस शाखा के अंतर्गत, उसको हम बोलते हैं समष्टि पारिस्थितिकी। मतलब जब हम कई सारे जीवों के समूह को आपस में एक साथ अध्ययन करते हैं तो पारिस्थितिकी की उस शाखा को हम बोलते हैं समष्टि पारिस्थितिकी। ठीक, चलिए तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं जो हमारा एक आखिरी बचा है पारिस्थितिकी की शाखाएं, और वो है इकोसिस्टम इकोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी मतलब इसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी। इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक, तो इकोसिस्टम इकोलॉजी की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत देखिए हम पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं। जो हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उस पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन हम पारिस्थितिकी की जिस शाखा में करते हैं उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी, यानी इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी ये भी पारिस्थितिकी की एक ब्रांच या शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम के बारे में ही अध्ययन करते हैं, पूरे के पूरे इकोसिस्टम के संरचना और उसके कार्यों का हम अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी की इस शाखा के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट 5 शाखाएं हैं किसी भी इकोलॉजी या पारिस्थितिकी की, जिसको आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में ये कई सारे पूछे जाते हैं। जो भी शाखाएं हैं आपके रिक्त स्थान में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके कई बार आपकी सही जोड़ी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर एक जीव का उसके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं परिस्थितिकी की जिस शाखा में, उसे हम क्या कहते हैं। आपके सामने का ऑप्शन कई सारे दे देंगे, ऑटो इकोलॉजी कहते हैं, सिन इकोलॉजी कहते हैं, जीन इकोलॉजी कहते हैं, या पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को भी आपको नहीं छोड़ना है, यही काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आप छोटे छोटे क्वेश्चन समझ के छोड़ देते हैं, अंत में जाकर के एनुअल एग्जाम में यही आपको तकलीफ देते हैं। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप लोग, पूरे के पूरे वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे कवर हो जाते हैं बीच में जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व करा देते हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे कई सारी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन या परिभाषाएं हैं जो कि आपके एग्जाम में लगभग हर वर्ष जो है इस चैप्टर से पूछी जाती है। तो इस चैप्टर से आप देखेंगे कई सारी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले हम समझते हैं समष्टि यानी कि पॉपुलेशन क्या होता है। समष्टि यानी कि पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना है कि कोई मान लीजिए एक निश्चित क्षेत्र है, ठीक, मान लीजिए ये हमारे पास क्या हो गया, एक निश्चित क्षेत्र हो गया। अब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक विशेष समय में किसी भी पर्टिकुलर एक जाति या आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित कई जातियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए यहां पे एक जाति का समूह है आपस में, इस प्रकार से ये एक जाति का समूह हो गया। इसी प्रकार आपस में एक और जाति का समूह है, यहां पे एक और आपस में कई सारी जातियों का यहां पे समूह बना हुआ है। तो कोई एक निश्चित क्षेत्र है और उस एक निश्चित क्षेत्र में किसी एक जीव के जितने भी समूह हैं या किसी एक जाति के जितने भी समूह हैं या कई सारे जातियों का जो समूह है उसी को हम क्या बोलते हैं, समष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो किसी भी निश्चित क्षेत्र में तथा निश्चित समय में एक जाति या आपस में कई अगर जातियां हैं तो उनके समूहों को हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। तो समष्टि का मतलब होता है कि जातियों का समूह। तो किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जातियों का समूह होता है उसी को हम बोलते हैं क्या,
तो उसी को हम बोलते हैं समष्टि यानी कि पॉपुलेशन। ठीक, तो पॉपुलेशन की अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो समूह किसी का भी हो सकता है, पादपों का भी समूह हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट का भी समूह हो सकता है, उसी प्रकार किसी एक निश्चित क्षेत्र में कई सारे जानवरों का भी समूह हो सकता है, अलग अलग जातियों के जानवरों का समूह हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में या एरिया में सूक्ष्म जीवों का समूह हो सकता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में आप देखेंगे कई अलग अलग विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र आपको लेना है, तो उस किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जो भी जातियां निवास कर रही है, उन जातियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, समष्टि बोलते हैं, यानी कि पॉपुलेशन बोलते हैं। अगर आप लोगों को पॉपुलेशन का एग्जाम्पल भी आप लोगों को तैयार करना है तो इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे एक घास का मैदान है, क्या है, एक घास का मैदान है। तो घास के मैदान में आप देखेंगे, घास के मैदान में टिड्डों का समूह, घास के मैदान में टिड्डों का समूह, ग्रास हापर, आप लोग पता होगा ग्रास हापर यानी टिड्डे। तो घास के मैदान में जो टिड्डों का समूह होता है, ये एक प्रकार से समष्टि यानी कि पॉपुलेशन का क्या हो गया, बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, यानी कि उदाहरण हो गया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया एक घास का मैदान हो गया, तो उस घास के मैदान में आप क्या देखेंगे, उस घास के मैदान में जो भी टिड्डों की प्रजाति निवास कर रही है, उसके पूरे के पूरे टिड्डों के समूह को हम क्या बोलेंगे, समष्टि बोलेंगे, यानी कि पॉपुलेशन बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि समष्टि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। किसकी बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो किसी प्रति इकाई क्षेत्रफल में, किसी पर्टिकुलर एक एरिया में या पर्टिकुलर एक आयतन में उपस्थित जो एक जाति है या आपस में संबंधित कई जातियों की जो औसत संख्या होती है, क्या होती है, जो औसत संख्या होती है, उसी को हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक, तो टोटल जनसंख्या कितनी है जीवों की, और उसमें किसी पर्टिकुलर एक समूह के जीवों की संख्या कितनी है, एक जाति के जीवों की संख्या कितनी है, इनका अगर हम आपस में औसत निकालेंगे तो उन्हीं का घनत्व जो है क्या कहलाएगा, औसत घनत्व कहलाएगा या जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। तो किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में जो भी एक पर्टिकुलर जीवधारी है या आपस में कई सारे जीवधारियों का जो समूह है, उनकी जो औसत जनसंख्या होती है, उस औसत जनसंख्या को ही एवरेज जो पॉपुलेशन है, उनकी एवरेज पॉपुलेशन को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। तीसरा है बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या है, जन्म दर। जन्म दर आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जन्म दर के कारण ही लगातार आप देख रहे हैं जनसंख्या में वृद्धि होती है, और जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं आपने चैप्टर 3 में देख चुकी है। तो चैप्टर 3 जो आपने देखा उसमें पूरा पूरा आप देखें जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आपने कई सारे नुकसान देखे, जनसंख्या में अगर वृद्धि होगी तो बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेंगे। तो जन्म दर में अगर वृद्धि होती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब बात आता है यहाँ पे कि जन्म दर होता क्या है एक्चुअल में। तो मान लीजिए कोई एक हमारे पास पर्टिकुलर कोई एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में या किसी एक निश्चित क्षेत्र में आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मान लीजिए प्रति 1000 व्यक्ति हैं। जैसे मान लीजिए ये एक हमारे पास क्या हो गई, एक हमारे पास ये पर्टिकुलर एरिया हो गई। ठीक, अब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मान लीजिए 1000 व्यक्ति यहां पे उपस्थित हैं। ठीक, 1000 व्यक्ति यहां पे उपस्थित हैं और 1000 व्यक्ति यहां पे उपस्थित हैं। तो किसी निश्चित क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित जीवों की जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं जन्म दर। क्या कहते हैं, जन्म दर। मतलब एक हमारे पास ये पर्टिकुलर एरिया हो गई, इस पर्टिकुलर एरिया में प्रति 1000 व्यक्तियों में, 1000 व्यक्ति यहां पे भी हैं, 1000 व्यक्ति यहां पे भी हैं, तो प्रति 1000 व्यक्तियों में यहां पे जो नए जन्म लेने वाले, यहां पे जो नए जन्म लेने वाले जीवों की संख्या है, नए जन्म लेने वाले जीवों की संख्या, वही क्या कहलाएगी, जन्म दर कहलाएगी। लेकिन नए जो जन्म ले रहे हैं, लेकिन जो जीवित प्राणी जन्म ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, मान लीजिए बर्थ हुआ जिसका, वो मान लीजिए मृत अवस्था में है, तो उसको हम जन्म दर में नहीं गिनेंगे। ठीक, तो केवल और केवल लिविंग या जो जीवित रहेंगे आप उनको देखेंगे। ठीक, तो सीधी सी बात है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में या किसी निश्चित अवधि में आप देखेंगे प्रति 1000 जनसंख्या पर या प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित इकाई क्षेत्र में, एक निश्चित समय में प्रति 1000 व्यक्तियों में जो नए जन्म लेने वाले प्राणियों की संख्या है उसी को हम बोलते हैं जन्म दर। सेम इसका अगर आप लोग अपोजिट कर देंगे तो आपके मृत्यु दर की परिभाषा जो है निकल करके सामने आ जाएगी। ठीक, मृत्यु दर को हम बोलते हैं मोर्टिलिटी रेट। क्या बोलते हैं,
मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं मृत्यु दर को। मृत्यु दर की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कोई पर्टिकुलर एक एरिया है, ठीक, सेम इसी प्रकार कोई मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, पर्टिकुलर एक एरिया है। अब इस पर्टिकुलर एरिया में किसी इकाई क्षेत्रफल में प्रति 1000 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, यहां पे भी 1000 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, यहां पे भी और यहां पे भी 1000 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों में हर वर्ष मरने वाले प्राणियों की संख्या जो है क्या कहलाएगी, मृत्यु दर कहलाएगी। मतलब किसी पर्टिकुलर एक एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में जगह जगह 1000 व्यक्तियों का मान लीजिए समूह है, तो उस 1000 व्यक्तियों के समूह में से कितने मरने वाले प्राणी हैं एक निश्चित क्षेत्रफल में, उनको हम क्या बोलेंगे, मृत्यु दर बोलेंगे। ठीक, तो किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में तथा एक निश्चित समय में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले प्राणियों की संख्या जो है वही क्या कहलाती है, मृत्यु दर या मोर्टिलिटी रेट कहलाती है। तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारे एक दो और इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है और इसके बाद हम यहां पे इंपॉर्टेंट जो है अंतर या डिफरेंस देखेंगे। चलिए, तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, समष्टि और समुदाय के मध्य अंतर आपको देखना है, यानी डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटी। तो समष्टि को बोलते हैं हम पॉपुलेशन और समुदाय को हम बोलते हैं कम्युनिटी। सिंपल सी बात है, यहां पे समष्टि और समुदाय के अंतर को आपको समझेंगे केवल 3 से 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके चैप्टर 11 से कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम में आने वाले, तो वो है समष्टि व समुदाय में अंतर। इसके अलावा आपकी जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा अगले जो लेक्चर हम प्रोवाइड कराएंगे उसमें हम पूरे के पूरे हाइड्रोफाइटिक प्लांट, जीरोफाइटिक प्लांट और आप हेलोफाइटिक प्लांट से लेकर के उनमें जो भी एडाप्टेशन या अनुकूलन होते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एडाप्टेशन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं समष्टि व समुदाय में अंतर क्या होता है। समष्टि का मतलब क्या होता है? समष्टि का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर मान लीजिए एक जाति है या एक जाति के अलावा आपस में और कई सारी जातियां हैं, तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में किसी एक जाति या आपस में कई सारे जातियों के समूह को हम क्या बोलेंगे, समष्टि बोलेंगे। तो समष्टि या आबादी की यदि हम बात करते हैं तो एक ही जाति के जीवधारियों का वह समूह होता है। मतलब जो समष्टि होती है किसी एक ही जाति के जीवधारियों का समूह होती है जो कि किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं। तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में, ये हमारे पास मान लीजिए कोई एक निश्चित क्षेत्र हो गया, तो इस एक निश्चित क्षेत्र में जितने भी एक जाति हैं, एक जाति के जितने भी जीव हैं, जैसे मान लीजिए एक ये जीव हो गए, एक ये जीव हो गए, एक ये जीव हो गए, एक ये मान लीजिए यहां पे 6 अलग अलग जीव जो हैं उपस्थित हैं, लेकिन सभी 6 के 6 जीव जो हैं एक ही जाति के उपस्थित हैं। तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक जाति के समूह को हम क्या बोलेंगे, समष्टि बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? समष्टि बोलेंगे। और यदि हम बात करते हैं समुदाय की, तो समुदाय होता है समष्टियों का समूह। तो आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि कई समष्टियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। तो समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की समष्टियों के समूह को हम समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? समष्टियों के समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। तो आपस में कई सारी अगर समष्टियां हैं, उन समष्टियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, ग्रुप। आप पूरे के पूरे जो पॉपुलेशंस हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कम्युनिटी। तो पॉपुलेशंस के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। यानी कि जो हमारा समष्टियों का समूह है उसी को हम क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। तो पहला डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी एक निश्चित क्षेत्र में किसी एक जाति के जीवों का समूह जो है समष्टि कहलाता है, और कई सारे समष्टियों का समूह क्या कहलाता है, एक समुदाय कहलाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है इनके मध्य, कि जो हमारी समष्टि होती है इसमें केवल अंतः जातीय संघर्ष होता है। समष्टि के अंदर आप हमेशा देखेंगे कि इसमें केवल और केवल अंतः जातीय संघर्ष होता है। मतलब आपस में पर्टिकुलर किसी एक जाति के मध्य ही आपस में संघर्ष या कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी एक ही जाति के समूह को हम समष्टि बोलते हैं। तो यहां पे जो आपस में संघर्ष होगा जीवों के मध्य, वो एक ही जाति के जीवों के मध्य संघर्ष होगा। वहीं यदि हम बात करते हैं समुदाय की, यानी कि कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं, तो चूंकि कम्युनिटी में आप क्या देखेंगे कि कम्युनिटी जो होती है, चूंकि कई अलग अलग समष्टियों का समूह होती है, तो अलग अलग समष्टियों में आप देखेंगे अलग अलग जातियां उपस्थित होगी। तो जब समष्टि कई सारी हैं, मतलब कई सारे अलग अलग प्रकार के जातियों के समूह हैं, तो यहां पे कई अलग अलग जातियों के समूह में क्या होगा, कंपटीशन होगा, यानी कि प्रतिस्पर्धा होगी। जिस कारण से यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है, यानी जो हमारा समुदाय है, इसमें अंतर जातीय संघर्ष होता है।
अंतर जातीय संघर्ष का मतलब आप देखेंगे अभी आगे चल के कि जब आपस में कई अलग अलग जातियों के मध्य कंपटीशन होता है या संघर्ष होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, अंतर जातीय संघर्ष। तो आपने दूसरा अंतर भी देख लिया यहां पे कि समष्टि जो होती है इसमें केवल अंतर जातीय संघर्ष होता है और जो हमारा समुदाय होता है इसमें आप देखेंगे इसमें अंतर जातीय संघर्ष होता है। ठीक, कौन सा संघर्ष होता है इसमें, अंतर जातीय संघर्ष होता है, यानी आपस में कई सारे जातियों के मध्य क्या होता है यहां पे संघर्ष होता है। इसके बाद आप देखेंगे जो हमारी समष्टि होती है, समष्टि कभी भी अकेले जीवित नहीं रह सकती है। अगर समष्टि में चाहे कि कोई पर्टिकुलर एक जीवों का समूह है यानी कि एक जातियों का समूह है तो वो वहां पे जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो समुदाय में आपस में आप क्या देख रहे हैं कि समुदाय में कई अलग अलग प्रकार के जातियों का समूह है। चूंकि समुदाय जो है कई सारी समष्टियों से मिलकर के बना है तो अलग अलग समष्टि मतलब अलग अलग जातियों का समूह। तो जब कई अलग अलग जाति के समूह आपस में उपस्थित रहेंगे तो ये आपस में एक दूसरे को लाभान्वित करेंगे और इस प्रकार से सब एक दूसरे के ऊपर क्या रहेंगे, निर्भर रहेंगे और इस प्रकार से उनका जो साइकिल है वो क्रमशः चलता रहेगा। यानी जो हमारा समुदाय होता है ये स्वतः जीवित रह सकता है, यानी आप देखेंगे कि ये अकेले ही जीवित रह सकता है, लेकिन जो हमारी समष्टि है ये कभी भी अकेले जीवित नहीं रह सकती है। चौथा और आखिरी डिफरेंस आपको समझना है कि जो हमारी समष्टि होती है, समष्टि जो होती है ये संपूर्ण परितंत्र को प्रदर्शित नहीं करती है, पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कभी भी समष्टि जो है प्रदर्शित नहीं कर सकती है, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर हमको अलग अलग प्रकार के बायोटिक कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। इकोसिस्टम के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमको बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। बायोटिक कंपोनेंट यानी जो जैविक घटक होते हैं उसमें भी हमको अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलेगी, प्रोड्यूसर या उत्पादक देखने को मिलेंगे, कंज्यूमर अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर से लेकर के टर्सरी कंज्यूमर तक आपको देखने को अलग अलग प्रकार के प्राणियों का समूह मिलेगा। तो चूंकि ये किसी भी समष्टि में संभव नहीं है, क्योंकि समष्टि में तो हमने क्या बताया आपको कि केवल एक ही जाति का समूह होता है, तो जब किसी एक ही जाति के समूह वहां पे उपस्थित रहेंगे तो आपस में उनमें पूरा का पूरा इकोसिस्टम कवर नहीं हो पाएगा, यानी ये पूरे इकोसिस्टम को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि हम समष्टि की बात करते हैं, चूंकि समष्टि में अलग अलग प्रकार के जातियों का समूह है तो कुछ जो स्पीसीज हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर की होगी, कुछ सेकेंडरी की, कुछ टर्सरी की। तो इस प्रकार से समष्टि में अगर कई अलग अलग जातियों का समूह है तो कई सारे अलग अलग जातियों का समूह मिलकर के आपस में एक इकोसिस्टम को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारी समष्टि है वो किसी भी इकोसिस्टम को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। लेकिन यदि समुदाय की हम बात करते हैं तो समुदाय जो होता है हमारा ये किसी भी परितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। तो जो हमारा कम्युनिटी या समुदाय है ये एक परितंत्र या इकोसिस्टम को प्रदर्शित करता है। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिनको आप लोग तैयार कर लेंगे। ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने इकोलॉजी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देखी, साथ ही साथ हमने कई सारी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देखी। इसके अलावा हमने समष्टि व समुदाय में अंतर देखा, वह हमने कई सारी इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी की कई सारी शाखाओं को भी यहां पे साथ ही साथ कवर किया है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।